दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मेक इन इंडिया स्टार्टअप पे। दरअसल दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं भारत की अर्थव्यवस्था में, बिहार की अर्थव्यवस्था में भी। तो हम चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है भारत को विनिर्माण एक वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना, नवाचार, उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना। यानी मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और साथ ही साथ यहाँ से नवाचार, उद्यमिता संस्कृति यानी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रखा गया है। आखिर भारत में मेक इन इंडिया की आवश्यकता क्यों है, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। जैसा कि जानते होंगे कि भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जो है 17% है, लगभग 17, लंबे समय से 15 से 17% के बीच में है। और जब तक विनिर्माण क्षेत्र का तेज विकास नहीं होगा तब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा, सरकार की आय नहीं बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का आकार नहीं बढ़ेगा और आर्थिक समृद्धि है उसको टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता। चीन जापान में महाशक्ति क्यों बन गया है चीन? भारत से चीन की अर्थव्यवस्था इतना आगे क्यों निकल गया है? इसके पीछे रीजन है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आधारित है, विनिर्माण क्षेत्र पर आधारित है और वहाँ की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 40% से ऊपर है। लेकिन भारत के जीडीपी में देखेंगे तो मात्र 15 से 17% के बीच में झूलता है। तो जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब नहीं बनेंगे तब तक यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और रोजगार नहीं मिलेगा तो अर्थव्यवस्था का आकार भी नहीं बढ़ेगा। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे? अगर उत्पादन नहीं होगा तो सरकार को भी नहीं आय प्राप्त होगा और आम जनता को भी आय नहीं मिलेगा। तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि करना। दूसरा है आर्थिक विकास को तेज करना। देखिए, जैसा कि जानते हो कि भारत की जो भी आर्थिक समृद्धि है वह सेवा क्षेत्र आधारित है, सर्विस सेक्टर लीडिंग है, सर्विस सेक्टर बेस्ड। यानी सेवा क्षेत्र की भारत की जो तेज आर्थिक समृद्धि है उसमें मुख्यतः योगदान जो है सेवा क्षेत्रों का है। लेकिन इस आर्थिक समृद्धि को तेज करने के लिए और साथ ही साथ इस तेज आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास बहुत जरूरी है। आप आर्थिक समृद्धि को तभी जो है बनाए रख सकते हैं, एक मेंटेन कर सकते हैं उच्च आर्थिक समृद्धि को, तब जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। यानी औद्योगिकरण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अर्थ है औद्योगिकरण, वस्तु सेवाओं का उत्पादन। उसके लिए है साथ ही साथ निर्यात को भी बढ़ावा देना है। तो इसके लिए भी जरूरी है बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करना है। रोजगार तभी उत्पन्न होगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देंगे। कृषि क्षेत्र जानते हैं कि कृषि क्षेत्र जो है भारत के सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र है, लेकिन हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में संकट बढ़ी है। तो कृषि क्षेत्र का भारत के रोजगार में जो है उसकी हिस्सेदारी कम हो रही है, जैसा कि आपको हम बताए ही हैं। और कृषि क्षेत्र में जो रोजगार मिलता है उसमें कई चुनौतियां हैं। एक तो असंगठित क्षेत्र की रोजगार है कृषि क्षेत्र में, उसमें नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ उसकी उत्पादकता कम है, उस रोजगार से आय कम प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र में जो रोजगार प्राप्त करने वाले लोग हैं केवल जीवन निर्वाह कर सकते हैं, बाकी जीवन में विकास नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें आय का स्तर ऊंचा नहीं है। तो गरीबी के जाल से बाहर निकालने के लिए और लोगों की आय बढ़ाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर देना होगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में एक आदमी जितना कमाएगा एक किसान जो है 5 साल में कमाएगा। एक साल पर नाम 5 साल होता है।
साथ ही साथ निवेश को आकर्षित करना और कौशल विकास के स्तर को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको जो है इसकी आवश्यकता है। इसका लक्ष्य क्या है? मध्यम अवधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को 12 से 14% करना, साथ ही साथ कौशल विकास को बढ़ावा देना, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% करना, भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना इसके लक्ष्य है। अब हम लोग मेक इन इंडिया मुख्यतः 4 स्तंभों पर आधारित है। एक है न्यू प्रक्रिया, यानी इसके तहत क्या कल्पना की गई है कि व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार किया जाए। तो ऐतिहासिक रूप से भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और विश्व बैंक की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की रैंकिंग को बंद कर दिया है। दूसरा है नई आधारिक संरचना। मेक इंडिया में कल्पना की गई है कि औद्योगिक गलियारा, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट शहर, विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, विश्व स्तरीय बंदरगाह, रेलवे स्टेशन का निर्माण और नई क्षेत्र। मेक इन इंडिया 2 में, मेक इन इंडिया 1 में 25 क्षेत्रों की पहचान की गई थी। मेक इन इंडिया में 27 क्षेत्र की पहचान की गई है, जिस पर अधिक जोर दिया जा रहा है। नई विचारधारा मेक इन इंडिया में परिकल्पना की गई है कि सरकार जो है उद्योगों के एक सहायक रूप में भूमिका निभाएगा, न कि एक नियामक रूप में, रेगुलेटरी रूप में। तो यह स्थिति है। उसके बाद मेक इंडिया को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया गया है? तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिले के आर्थिक विकास को दोहन करने के लिए और जिले में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप स्टैंडअप योजना शुरू की गई है। रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी गई है। स्वचालित मार्ग से 74% है और बाकी जो है सरकारी मार्ग से है। उसके बाद उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जो है शुरू की गई है। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गई है, सभी प्रकार की मंजूरी एक ही जगह प्राप्त करने के लिए। उसके बाद नवाचार के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए अटल प्रवर्तन मिशन की शुरुआत की गई है। इन्वेस्टमेंट इंडिया का गठन किया गया है कि कोई निवेशक अगर भारत में निवेश करना चाहता है उसकी जानकारी के लिए इसकी स्थापना की गई है। मेट्रो नीति, नई शिक्षा नीति, नई अंतरिक्ष नीति, ये सब लाई गई है। MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया है। उसके बाद मेक इंडिया की उपलब्धि देखेंगे तो FDI प्रवाह में काफ़ी वृद्धि हुई है। 2005 से 14 के बीच जो है 298 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है 9 वर्षों में जो है 298 बिलियन अमेरिकी डॉलर FDI प्राप्त हुआ था भारत में। 2014 से 23 के बीच 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हो गया, यानी FDI में बेतहाशा वृद्धि हुआ है। नवाचार सूचकांक में देखेंगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2015 में भारत की रैंकिंग 81 था, 2023 में घटकर 40 पर आ गया है। रैंकिंग में सुधार हुआ है। रोजगार सृजन बड़े पैमाने पर हुई है। रक्षा निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुआ है। पिछले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है और 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,023 करोड़ तक पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि। 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 1.3 था, 2019 में बढ़कर 3.6% हो गया है। और भारत जो है मोबाइल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बन गया है चीन के बाद। उसके बाद स्वास्थ्य उद्योगों में PPP किट हो, वैक्सीन हो या दवा हो, औषधि है, दवाओं का उत्पादन हो या कोरोना वैक्सीन हो, या विभिन्न प्रकार के जो औषधि उत्पादनों में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। अगर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि हुआ है। देखेंगे दोपहिया तिमहिया वाहनों के सबसे बड़ा निर्माता जो है भारत बन गया है, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक। और साथ ही साथ यात्री गाड़ी में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र बन गया है। इसके अलावा हाल के वर्षों में देखे होंगे भारत से बड़े पैमाने पे भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। टेस्ला हो,
टेस्ला हो, गूगल हो, एप्पल हो, ये सब कंपनियां स्थापित हो रही है। भारत से मेट्रो ट्रेन का निर्यात अलग अलग देशों में किया जा रहा है, रेल का निर्यात किया जा रहा है। तो ये मेक इंडिया की उपलब्धि है। अब हम लोग देखेंगे मेक इंडिया की चुनौती क्या है। सबसे बड़ा चुनौती है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। यूक्रेन रूस युद्ध या अरब इजराइल युद्ध, ये सबसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होने से मेक इंडिया में कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान प्राप्त करने में व्यवधान पैदा करता है। साथ ही साथ निवेश की भी चुनौती है। भारत में एफडीआई जो है जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए, निवेश थोड़ा सा कम है। साथ ही साथ भारत के पास पूंजी की भी कमी है। भारत में भूमि पर अधिक दबाव पहले ही से है। साथ ही साथ शहरीकरण, जनसंख्या बढ़ने से और भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए उद्योग की स्थापना करने में भूमि अधिग्रहण की जो है बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ कौशल विकास का निम्न स्तर भारत में, जैसा कि जानते होंगे, 4.69% लोगों के पास, श्रम शक्ति के पास ही जो है उपयुक्त कौशल और ज्ञान है। यानी 95% लोगों के पास कोई कौशल और ज्ञान नहीं है। मेक इंडिया की सफलता पूरी तरीके से कौशल और विकास पर निर्भर करता है। जैसा कि जानते हैं कि मेक इंडिया में बड़े पैमाने पर उत्पादन की परिकल्पना की गई है। उत्पादन के लिए कौशल युक्त श्रमिक की जरूरत होगी। अब कौशल युक्त श्रमिक नहीं होगा तो उत्पादन कैसे होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कौशल विकास। स्टार्टअप इंडिया, जैसा कि जानते होंगे, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य है देश में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, साथ ही साथ रोजगार को बढ़ावा देकर आर्थिक समृद्धि को तेज करना। कोई कंपनी स्टार्टअप तभी कही जा सकती है जब वह भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत हो, वह उसका एक वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 100 करोड़ हो, कंपनी 10 साल पुरानी हो, कंपनी नवाचार, उत्पाद प्रक्रिया, रोजगार सृजन से जुड़ा हुआ हो, उसे ही हम स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप की परिभाषा है, याद रखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया हब स्टार्टअप पुरस्कार दिया जाता है। 10,000 करोड़ का फंड गठन किया गया है। पेटेंट फाइलिंग में जो है रियायत दी गई है। अटल नवाचार मिशन की शुरुआत की गई है। स्टार्टअप के उत्पादों को सार्वजनिक खरीद में जो प्राथमिकता दी गई है। 3 साल तक स्टार्टअप के उत्पादों को स्टार्टअप के मुनाफा और आयकर से छूट दी गई है। स्टार्टअप की क्या उपलब्धि रही है? अभी तक 1,14,000 स्टार्टअप को मान्यता जो है भारत सरकार द्वारा दी गई है। 45% स्टार्टअप महिला स्टार्टअप है, यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। और प्रत्येक स्टार्टअप अभी तक 12 नौकरी सृजित किया है, यानी 1,14,000 स्टार्टअप है, इसका अर्थ है 12 लाख से अधिक रोजगार जो है सृजन हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 81 था, 2023 में घटकर 40 हो गया है। यानी कहने का अर्थ है कि भारत में नवाचार संस्कृति का सुधार हो रहा है। यह स्थिति है। अब हम लोग देखेंगे स्टार्टअप का क्या महत्व है। तो ये स्टार्टअप बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कर रहा है। दूसरा है महिलाओं को एम्पावरमेंट कर रहा है। और स्टार्टअप नवाचार संस्कृति का प्रसार कर रहा है। स्टार्टअप देश में उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। और स्टार्टअप क्या करता है? देश में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करता है। कैसे? स्टार्टअप जो है निर्माण क्षेत्र हो कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इस सब से जुड़ी हुई चुनौतियों को दूर करके स्टार्टअप जो है आत्मनिर्भरता के निर्माण कर रहा है। स्टार्टअप के पास आर्थिक चुनौतियों के समाधान में नई आइडिया होती है। वो पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, स्वास्थ्य उद्योग में, रक्षा उद्योगों में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में उसके पास नई आइडिया होती है। इस नई आइडिया से वो देश की जो आर्थिक चुनौतियों उसको दूर करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो है स्टार्टअप और मेक इन इंडिया की जो उपलब्धि है, इसको देख लीजिएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।